Hello students, in this video we are going to talk about how to select the stream after 10th and what are the career opportunities related to our streams. Each and everyone becomes confused after 10th that what stream he or she should choose. Either the person should go with science, commerce or arts. How to select this stream? See beta, the problem is till 10th standard we all have to study the same subject and every student in India studying the same things. But soon after passing 10th standard, education system allows you to select your own stream according to your wish. But we select them according to our friends, parents, some neighborhood bhaiya, listening to the motivational speeches, somebody else success advertisement. एक एक चीज पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो फ्रेंड्स का मतलब क्या कोई एक बेस्ट फ्रेंड है मेरा 10th स्टैंडर्ड तक he adopted science so I will also go with science. No, his life is different, his potentials are different, his capabilities is different. तो हमें अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं, हमें जो भी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, दैट वी हैव टू सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर पोटेंशियल. आई विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल, not according to the parents wish that parents wants to see me as an engineer so I go with PCM. हालांकि मुझे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छी लगती है या नहीं लगती है. नेबरहुड भैया ने बोल दिया कि अच्छा यार ऐसा कर लेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा. नहीं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन ली, उनसे सुनने से बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो गया, अंदर से लगने लगा नहीं अब तो मैं यही करूँगा. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. एक घर में कोई बंदा है, उसने कॉमर्स लेकर सीए किया, सीए करके टुडे ही इज अर्निंग अ लॉट, तो अपने दिमाग में भी यही चीज़ है कि यार मैं भी कॉमर्स लूँगा, मैं भी सीए बनूंगा और मैं भी उतने पैसे कमाने लगूंगा. सेवरल एडवर्टाइजमेंट रोज़ मुझे न्यूज़पेपर टीवीज़ पर देखने को मिलते हैं कि ये प्रिपरेशन ऐसे कर लीजिए तो AIR1 आ जाएगी, ये प्रिपरेशन ऐसे कर लीजिए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये प्रिपरेशन ऐसे कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा. First of all, what should I do is I should be honest to myself. How I can be honest to myself? Like for example, if I'm not good at maths, ये मुझे पता है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ. हम क्या कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया से हम झूठ बोल रहे होते हैं. घर पे कोई आया और बेटा मैथ्स कैसा लगता है, अरे अंकल बहुत अच्छा बहुत बढ़िया. टीचर ने बोला बेटा ये होमवर्क किया, कि हाँ किया, कॉपी करके लेकर आ गए, होमवर्क करके दिखा दिया. बिकॉज उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं था तो उसमें क्या किया गया, कॉपी किया गया, कॉपी करके हमने दिखा दिया. कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत लविंग होते हैं, लाइक उनका अगर होमवर्क मिलता है तो हम खुद से कर रहे होते हैं, हम उसके आंसर्स भी दे रहे होते हैं, हमारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे होते हैं. सो व्हाट वी हैव टू सी इज वी हैव टू सी द पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि व्हाट इज माय पोटेंशियल and what is my interest. Here are few things, that is potential first, second is interest, third is skills. These are the things which will decide which stream I have to select. Not my friend is going to decide, not my parents are going to decide, not any ad or neighboring भैया और कोई भी और दूसरा बंदा मुझे स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं कराएगा. मेरा पोटेंशियल क्या कहता है, मेरा पोटेंशियल ये कहता है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ. मैं 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स में बहुत मुश्किल से डर डर के पास होते हुए आया हूँ. मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है मैथ्स को सॉल्व करने की. बट आई एम हैविंग वेरी गुड स्किल्स इन फिजिक्स, वेरी गुड. आई एम हैविंग वेरी गुड स्किल्स इन बायोलॉजी, मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है. सो व्हाट आई विल डू, आई लव बायोलॉजी, I'm good at physics, so I'll opt for PCB. मैं ये नहीं देखूंगा कि वो PCB जब मैं ले रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड भी PCB ले रहा है या नहीं. नो, मेरे को PCB अच्छी लगती है क्योंकि मैं बायो में अच्छा हूँ, मुझे बायो इंटरेस्टिंग लगती है, मैं बायो को बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ता हूँ,
मुझे उसका होमवर्क मिलता है तो मैं करता हूँ, मुझे उसमें कंसंट्रेशन के लिए किसी की ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है। कोई डंडा लेकर बैठेगा तभी नहीं पढ़ूंगा मैं बायो में अपने आप से पढ़ रहा होता हूँ, फिजिक्स में अपने आप से पढ़ रहा होता हूँ। तो आई ऑप्ट पीसीबी। if somebody is good at for example maths and physics, then he must go for PCM. Now the problem is, this is the basic solution, this is the basic thing which we should keep in mind before selecting these streams. हमें 10 साल तक जो भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं सब ने फिजिक्स के, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल, कंप्यूटर्स, यही सब्जेक्ट्स पढ़े। तो हमें वो जज करना है अपने आप की, अपने पूरे 6 साल की परफॉर्मेंस देखनी है, जो हमें 10th में पता चली जाती है कि हम किस सब्जेक्ट में कितने अच्छे थे। तो हम जिस भी सब्जेक्ट में हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ कर हमें मज़ा आता है, I'll go with that subject. This is going to be the first correct step towards my career. अगर मैंने ये स्टेप सही लिया तो मैं करियर में एक स्टेप बाकी लोगों से आगे रहूँगा। अगर मैं ये स्टेप मैंने गलत ले लिया, अपने दोस्तों को देखकर, अपने पेरेंट्स के चक्कर में, या अपने किसी भैया को देखकर, किसी और की सक्सेस को देखकर, किसी एडवर्टीजमेंट को देखकर, तो इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द होल लाइफ। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरा एक फ्रेंड है जो टॉपर है एंड ही थिंक्स कि वो आईआईटी क्रैक करेगा। ओके फाइन। अब वो मेरा फ्रेंड है, टॉपर है, आईआईटी क्रैक करेगा, तो मैंने भी अपने दिमाग में क्या किया, अरे यार मेरा फ्रेंड आईआईटी करेगा तो आई विल ऑल्सो गो विद आईआईटी। बट दोनों की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, डिफरेंट है। ये टॉपर है, मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं 70% का स्टूडेंट हूँ, वो 98% का स्टूडेंट है, और वो मेरे स्कूल का क्या है, टॉपर। हाउ मेनी schools are there in India? There are several schools in India. Like what, अराउंड कुछ नहीं तो 50,000 स्कूल तो होंगे, 50,000 स्कूल्स। अगर मैं इन 50,000 स्कूल्स की बात करूं तो हर एक स्कूल में से एक टॉपर मिलेगा हमें, और अगर हर स्कूल से एक टॉपर मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है 90% प्लस ही होगा। इफ ही इज 90% प्लस, दैट मीन्स ही इज ऑल्सो हैविंग द इंटरेस्ट टुवर्ड्स आईआईटी। मेरे स्कूल के टॉपर का भी आईआईटी में इंटरेस्ट है, हम सब तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये 90% वाले हैं इनका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा अच्छा है। और आईआईटी में कंपटीशन क्या है, आईआईटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 10 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 21,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आईआईटीज़ में होता है। अब ऑलरेडी 50,000 स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल का अगर एक टॉपर हुआ तो 50,000 स्टूडेंट्स तो यही हो गए जो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहे हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहे हैं, और दे आर गोइंग फॉर दैट कॉम्पिटिशन जहाँ पर इतना ज़्यादा बच्चा बैठ रहा है, उस कॉम्पिटिशन के लिए compete कर रहे हैं, एंड दे नो कि दे हैव टू स्टडी फॉर 10 to 15 आवर्स। और इन लोगों को पढ़ाई करने की आदत बन चुकी है, वो 98% नंबर तभी लेकर आया है जब वो इतनी देर तक पढ़ाई कर सकता है। ही इज हैविंग अ वेरी गुड कंसंट्रेशन पावर, जो कि मेरे अंदर नहीं है, इसीलिए मेरे नंबर कितने हैं, 70% है। सो आई नॉट गो अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स परसेप्शन, कि मेरा फ्रेंड ऐसा सोचता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करूँ। तो सिंपल सी बात, जो भी आप स्ट्रीम सेलेक्ट करें वो स्ट्रीम कभी किसी को देख कर ना सेलेक्ट करें, अपने पोटेंशियल को जज करें, अपने आप से बात करें। अपने आप से कोई भी बंदा झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। उसे पता होता है कि मैं बायो में कितना अच्छा हूँ, उसे पता होता है मैं फिजिक्स में कितना अच्छा हूँ, उसे पता होता है कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स में कितना अच्छा हूँ। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऐसे नहीं बनना है कि हाँ भाई किसी ने बोला भेड़ चाल चलते चले जा रहे हैं हम लोग, एक रेस लगी हुई है, उसी रेस के पीछे पीछे हम भी चले जा रहे हैं, नहीं। I have seen several students who are scoring 98% marks and after that also opting commerce as their stream and doing excel in that. I've seen people scoring 96% in 10th standard and going for arts and excel in that arts and become an IAS officer. So it is all up to us. Most important thing is we have to judge these three things. What are these three things? Potential, interest, and skills.
Now suppose I have selected some of these streams. If I have selected some of these streams, for example science, अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई कि आई हैव सेलेक्टेड साइंस, और साइंस जैसे ही मेरे दिमाग में आता है तो मेरे दिमाग में यही तीन ऑप्शंस आते हैं। क्या क्या? या तो मैं आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लूँ, मतलब या किसी भी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लूँ, या फिर एनडीए कर लूँ, या फिर एमबीबीएस कर लूँ, या फिर मैं बीडीएस कर लूँ। मतलब यही सारे के सारे, यही 4-5 ऑप्शंस, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस मुझे साइंस में समझ आते हैं। जब मुझे ये लिमिटेड ऑप्शन समझ में आते हैं तो हर एक बंदे को मैं क्या देख रहा हूँ अपने आसपास सोसाइटी में, इंजीनियरिंग करते हुए देख रहा हूँ। हर बंदा क्या कर रहा है? एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में यही चीज़ें हमें आसपास दिखाई देती हैं, इसके अलावा हमें और कुछ दिख ही नहीं रहा। जब हमें कुछ और नहीं दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके लिए कभी और ट्राई करेंगे नहीं, और जब हम उसके लिए कभी ट्राई करेंगे नहीं या उसके बारे में हमें कोई बताएगा ही नहीं तो हम उस चीज़ को कभी कर ही नहीं पाएंगे। ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर बंदे का आईआईटी में हो जाए। यही रीज़न है कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या है कि टॉपर्स जो हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कितने हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट मुश्किल से 5% होते हैं, बाकी सब तो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। बाकी सब एवरेज स्टूडेंट होते हैं। हर बंदा आईआईटी के लिए अगर प्रिपेयर करेगा तो ये जो बेचारे 5% है, इन्हीं में से बहुत सारे लोगों को नंबर नहीं आ पाता, तो इन एवरेज वालों का कहाँ से नंबर आएगा? तो these average people suffers a lot, and if they suffers, what they do is they join any college, any engineering college, any engineering college, and regret for the whole life, regret for the whole life। तो ऐसा नहीं होना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही है, ट्वेल्थ के बाद जो दुनिया है वो इंजीनियरिंग ही है, ट्वेल्थ के बाद जो दुनिया है वो एमबीबीएस ही है, ट्वेल्थ के बाद जो दुनिया है वो एनडीए ही है। देयर आर सेवरल अदर ऑप्शंस जिसमें हमें, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है, तो वो भी कभी इन चीज़ों की बात नहीं करते। हमारे आस पड़ोस में जो भी हमारे नेबर्स हैं उनको भी नहीं पता है, तो वो भी कभी हमसे ऐसी इस तरीके की बातें नहीं करते या हमें इस फील्ड के बारे में नहीं बताते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, खाने की चीज़ें ही बेटा बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हमने अभी भी लाइफ में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक टेस्ट नहीं करी, तो हमें कैसे पता होगा कि उसका टेस्ट कैसा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर दी सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल टू अस आफ्टर ऑप्टिंग साइंस। इन द सेम वे, जब भी हम कॉमर्स फील्ड की बात करते हैं तो कॉमर्स फील्ड में हमें तीन ही ऑप्शन समझ में आते हैं, या तो हम सीए बन जाएंगे, या हम सीएस ज्वाइन कर लेंगे, या फिर हम बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर लेंगे। इसके अलावा कॉमर्स फील्ड में और हमसे कोई बात करता ही नहीं है, हमें कोई बताता ही नहीं है कि कॉमर्स फील्ड में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मान लो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग में आईआईटी नहीं मिला, तो आईआईटी नहीं मिला तो मैंने जो भी दूसरा कॉलेज अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो वहाँ से क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो मैं ज़िंदगी भर क्या करूँगा? सफ़र करूँगा। क्या पता शायद मैं किसी दूसरी जगह पर ट्राई करता जो बहुत कम लोगों को पता है, वहाँ मेरा लक साथ देगा और मैंने वो चीज़ पर अप्लाई किया, अप्लाई करके वो चीज़ मैंने ज्वाइन की और मैं वहाँ पर अपने आप में एक्सेल किया मैंने। So here we are going to discuss about few those options related to science, commerce and arts stream। तो अगर हम यहाँ पर साइंस स्ट्रीम की सबसे पहले बात करें तो साइंस स्ट्रीम में देर आर सेवरल करियर ऑप्शंस। अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आई हैव रिटन वेरी फ्यू करियर ऑप्शंस। आर्किटेक्चर अगर मैं बात करूँ तो ईच एंड एवरी पर्सन डू वांट टू परस्यू बीटेक, लेकिन बी आर्क की अगर हम बात करें तो बी आर्क में सिर्फ 1 लाख के आसपास लोग अप्लाई करते हैं बेटा, एंड देयर आर अराउंड 1000 वैकेंसीज आईआईटी और एनआईटी की मिलाकर, दोनों की मिलाकर। तो अगर मैं बी आर्क करता हूँ तो देयर इज दी ऑप्शंस कि मेरा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मुझे एक सीट के लिए सिर्फ 10 ही बंदों से फाइट करना है या 100 बंदों से फाइट करना है। वहाँ पर मुझे 10,000 बंदों से फाइट करना था, यहाँ पर मुझे सिर्फ 100 या 1000 बंदों से फाइट करना है।
अगर मैं बीएससी करता हूँ तो बीएससी भी अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में होती है बेटा। जैसे बीएससी करने के बाद अगर मैं एमएससी की तरफ जाता हूँ तो एमएससी अलग अलग फील्ड में होती है। जैसे एमएससी में न्यूक्लियर फिजिक्स में कर सकता हूँ, डेटा साइंस में कर सकता हूँ, बायो फिजिक्स में कर सकता हूँ। इसी तरह से बीएससी के बाद एमएससी में केमिस्ट्री में करके अपने आप को एक्सेल कर सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं बहुत ही, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फूड केमिस्ट्री, फ्लेवर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, ये सब सारे के सारे अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ पर रिसर्च और एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैथमेटिक्स में डेटा साइंसेज हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फिनेंस है, स्टॉक मार्केट है, ये सारे के सारे मार्केट रिसर्च, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये सब आप बीएससी एमएससी इन मैथमेटिक्स करने के बाद आपको इन सारे के सारे फील्ड्स में आपको जॉब मिलती है। एविएशन की बात करें तो बहुत सारे लोग कमर्शियल पायलट्स बनते हैं। राजीव गांधी वॉज द कमर्शियल पायलट। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर हम कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कमर्शियल पायलट का कोर्स होता है, बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता होता है इसके बारे में। वी कैन गो एंड अप्लाई फॉर दैट कमर्शियल पायलट एंड हियर वी आर गोइंग टू हैव द सैलरी अराउंड 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ। बहुत सारे लोगों के प्राइवेट प्लेन्स होते हैं, प्राइवेट जेट्स होते हैं, जैसे हमारे अंबानी साहब, उनके खुद के जेट्स हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके प्राइवेट जेट्स होते हैं और जिनको कॉमर्शियल पायलट्स की ज़रूरत पड़ती है। मर्चेंट नेवी, एवरीबडी नोज, हियर दी स्टार्टिंग सैलरी, अगर मैं ग्रेजुएशन करता हूँ या मैं आफ्टर 12th ही अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मुझे जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो 30,000 से लेकर ये बढ़ते 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 20 lakhs तक जाती है पर एनम, पर मंथ, पर मंथ। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मर्चेंट नेवी में भी बहुत अच्छा स्कोप है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, हर चीज़ की डिज़ाइनिंग होती है बेटा। कंप्यूटर्स पहले कैसे आते थे, लैपटॉप्स पहले कैसे आते थे, अब कैसे आ रहे हैं, आपके शूज़ पहले कैसे आते थे, हर एक चीज़ की डिज़ाइन अलग अलग तरीके, कार्स की डिज़ाइन होती है, आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डिज़ाइन होती है। तो इनके लिए अलग अलग कॉलेजेस हैं, बहुत ही स्मॉल 4-5 ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये सब काम कराते हैं, जो बहुत कम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज खाली भी रह जाती हैं। तो जब वो वैकेंसीज खाली रह जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो तो वेस्ट हो गई ना। जहाँ पर मेरे को वैकेंसी बहुत कम थी, जहाँ पर मैं इतना फाइट किया, वहाँ से भी मुझे वही उसी तरीके की जॉब, उसी प्रोफाइल की जॉब मिलने वाली है जो मुझे यहाँ से मिलने वाली है। तो आई शुड हैव गॉन टू दिस इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। और भी तरीके की जॉब होती है। फॉरेंसिक साइंसेज एक अलग ब्रांच है आपकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी, फैशन टेक्नोलॉजी है। डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में आपका एनडीए आता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो सीडीएस आता है। इनके थ्रू आप सीधे सीधे आप क्या बन सकते हैं, क्लास 1 अफसर बन सकते हैं अगर आपके पास पीसीएम है तो। एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, आप देखते होंगे कि जिनकी आपकी बाहुबली मूवी बनी तो उस मूवी में जो भी डिज़ाइनिंग करी गई है, आप पबजी खेलते हैं तो उसमें जो ग्राफिक्स आते हैं, एनिमेशन आते हैं, वो कौन बनाते हैं? सब साइंस रिलेटेड लोग बनाते हैं। इसमें कार्टून डिज़ाइन अलग कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइन अलग कोर्स है, गेम डिज़ाइन अलग कोर्स है, कैरेक्टर एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, ये सब आपको अलग अलग केसेस मिलेंगे। फिजिकल साइंसेज में बहुत अच्छे स्कोप मिलता है आपको। फिजिकल साइंसेज में आप क्लाइमेट, जो भी आपकी मीटरोलॉजी यानी कि एटमॉस्फेयर फिनोमिनन जो भी होता है, जो मौसम विभाग वाले होते हैं, जियोलॉजी जो रॉक्स की स्टडी करते हैं, मैप मेकिंग करते हैं, जो कार्टोग्राफी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, एस्ट्रोनॉमी होती है। बहुत सारी ऐसी फिजिकल साइंसेज हैं जिनमें बहुत अच्छा स्कोप है, जिसमें बहुत कम लोगों को ही जाने को मौका मिलता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही हैं ये सब इंजीनियरिंग से तो बन नहीं रही है, ये सब अलग है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट एक अलग अलग चीज़ है। सॉफ्टवेयर, चलो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम मान सकते हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड है। फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन मैगजीन्स वगैरह हैं, टेलीविजन इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में जो भी ब्रांडेड हाउसेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपको नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको गारमेंट्स बनाने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कपड़े ही जो हैं वो कोई अनक्रशेबल आता है, कोई कैसा आता है, तो कौन बता रहा है वो हमें? फैशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें पता चल रही है। रिटेल चेन्स हैं, तो किसने बताया हमें कि वो फेसबुक, फ्लिपकार्ट के थ्रू आप सामान यहाँ से यहाँ भेजें, ऐसे भेजें, वैसे भेजें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चल रही हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमें फिजिक्स, आई मीन साइंस स्ट्रीम वाले बंदों से पता चल रही है। लॉ की अगर हम बात करें तो अभी इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा बूम है बेटा।
और इसका बोन इसलिए है क्योंकि जितनी भी लॉ दिमाग में जैसे ही आता है तो सब लोगों को कचहरी समझ में आती है कि कचहरी में बैठे हुए जो वकील होते हैं वो लॉयर्स होते हैं। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिनका खुद का एक लॉ पैनल नहीं होता, और एक पैनल में करीब 10 से 12 लॉयर्स होते हैं। और इंडिया में हज़ारों कंपनीज हैं और हर एक कंपनी के अपने अपने लीगल एनालिस्ट होते हैं। लीगल एनालिस्ट बोलते हैं उनको। लीगल जर्नलिस्ट होते हैं, लीगल एडवाइजर्स होते हैं, गवर्नमेंट लॉयर्स, जज बन सकते हैं आप, क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, ये हर कंपनी में होगा। क्रिमिनल लॉयर्स, लीगल एनालिस्ट, लीगल जर्नलिस्ट, लीगल एडवाइज़र, ये हर जगह आपको मिलेंगे। जो आपके बड़े बड़े लॉयर्स हैं, जैसे कि अपने राम जेठमलानी थे जो एक्सपायर हो गए, उनका खुद का एक बहुत बड़ा पैनल था वकील लॉयर्स का। अराउंड उनके अंडर करीब 250-300 लॉयर्स काम करते थे। एंड इनिशियली यहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी आपको 30,000 रुपये से लेकर जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होते चली जाएगी उसके हिसाब से ये चीज़ इंक्रीज होते जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो राम जेठमलानी 1 घंटे की हियरिंग का 30 लाख रुपए लेते थे। 30 lakhs फॉर 1 hour हियरिंग इन द कोर्ट। मैनेजमेंट एवरग्रीन जॉब है, एवरग्रीन जॉब है और सबसे मोस्ट पेइंग जॉब है ये, मोस्ट पेएबल जॉब है। मतलब यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात, एमबीए के लिए आपको पता है कहाँ क्या करना है, आपको आईआईएम जाना है। तो आईआईएम कैसे जाएंगे? सबसे पहले आप ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद आप आईआईएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईएम की प्रिपरेशन करते हैं, और आईआईएम की प्रिपरेशन करने के बाद वो मैनेजरियल पोस्ट पर काम करते हैं। दे अर्न अलॉट, लाइक 36 लाख रुपए पर एनम, 1 करोड़ रुपए पर एनम, इस तरीके की आपको जॉब मिलती है मैनेजमेंट से। और ये एवरग्रीन जॉब है, ये लॉ आपकी एवरग्रीन जॉब है, बूमिंग जॉब है इंडिया में। उसके अलावा भी होटल मैनेजमेंट नाम की जॉब्स होती हैं बेटा। जो होटल मैनेजमेंट है वो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे होटल्स की चेन्स हैं। उन चेन्स को हैंडल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए दे नीड सेवरल टाइप्स ऑफ पीपल। होटल मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं कि शेफ्स हो गए होटल मैनेजमेंट, नहीं। वेटर्स होते हैं, वेटर्स के बाद मैनेजर्स होते हैं, और मैनेजर्स भी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। मास कम्युनिकेशन में जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आपने टीवी रिपोर्टर्स आप रोज़ देखते हैं, और बहुत ही जानी मानी हस्तियां होती हैं ये लोग। इनके सामने कोई भी लीडर भी बात करने से घबराता है। तो मास कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूं तो आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है, जब आप किसी एक ट्रेनिंग के अंडर में काम कर रहे होते हैं, तो 30,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होती है। और यही चीज़ जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चली जाती है, मतलब आप रवीश कुमार टाइप्स अगर बन जाते हैं, या फिर आप दूसरे किसी बड़े लॉयर के जैसे बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी 10 करोड़ रुपए भी होती है। बरखा दत्त गेटिंग अ सैलरी ऑफ अराउंड 6 करोड़। या आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं बेटा कि ये जो भी आपके जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन जर्नलिस्ट की सैलरी क्या है। ठीक, देयर आर सो मैनी अदर फील्ड्स टू एक्सप्लोर। इसी तरह से बेटा बायो में भी आप, बॉटनी है एक अलग फील्ड है पूरा का पूरा, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की जॉब्स मिलेंगी। ये आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इन फील्ड्स में भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। सिर्फ एमबीबीएस के अलावा भी बहुत बड़ा स्कोप है इन सब चीज़ों का। जियोलॉजी में जियोलॉजिस्ट वगैरह जो भी होते हैं, टीचर प्रोफेशंस इन स्कूल्स वगैरह, जू क्यूरेटर, कंजर्वेटनिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटर, एनिमल ब्रीडर, रिसर्चर, ये सारी की सारी जॉब्स आपको जूलॉजी में देखने को मिलेगी। सी माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच है, उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जहाँ पे आपकी शुगर इंडस्ट्री हो गई, आपकी बियर इंडस्ट्री हो गई, आपकी वाइन इंडस्ट्री हो गई, ये सब जगहों पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पर भी फूड पैकिंग हो रही होती है, हम कहीं बाहर भेज रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बायोकेमिस्ट्री में भी आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट वगैरह, क्लिनिकल लेबोरेटरीज वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट्री है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, एग्रीकल्चर होता है, फर्टिलाइजर्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जॉब्स होती हैं। रिसर्चर्स वगैरह हायर किए जाते हैं, जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिजियोलॉजी, उसके अलावा मरीन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिज़िक्स,
बायोमेडिकल साइंसेज, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये सब मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे जो नाम हैं, जिन नाम से जॉब्स होती हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको नाम यहाँ पर लिख कर दिए हुए हैं बेटा, जिनको आप कभी भी अगर सर्च करेंगे तो you'll come to know कि हाँ, यहाँ पर हमारा जो स्कोप है वो स्कोप MBBS के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम MBBS से ज़्यादा या MBBS के बराबर हम क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अलाइड मेडिसिन में जैसे फिजियोथेरेपी, अगर मैं आपको एक फिजियोथेरेपी का एक एग्जांपल दूं, तो आजकल हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो बैक स्ट्रेन, नेक स्ट्रेन वगैरह आता है। तो इन सब चीज़ों को क्योर करने के लिए वी नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो हैव मेट वन ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट इन दिल्ली, और मैंने उनसे पूछा कि भैया आप कोई भी काम करते हैं तो ये काम कैसे करते हैं। तो दैट डॉक्टर टोल्ड मी कि मैं एक विज़िट का 500 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। तो मैंने कहा ओके, सो एट हाउ मेनी प्लेसेस यू एक्चुअली विजिट इन अ डे। उसने बताया मुझे 10 to 15 प्लेसेस। तो 10 to 15 मिनिमम चार्जेस, ही टोल्ड मी दैट मिनिमम चार्जेस 500 एंड मैक्सिमम इट डिपेंड्स, मतलब अगर किसी का नेक्स्ट ट्रेन है वो 2 दिन में अगर सही हो रहा है तो हज़ार रुपये, 2,000 रुपये में नेक्स्ट ट्रेन ठीक कर देंगे। या फिर किसी का लंबी ट्रीटमेंट चलनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैरालिसिस का अटैक हो गया है किसी को और उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है कंटिन्यूसली, तो ही चार्जेस अराउंड 500 रुपीज़ पर डे, बिकॉज उसको पता है कि ये चीज़ 4-5 महीने कंटिन्यूसली चल रही है। तो ऑन एन एवरेज 10 to 15 क्लाइंट्स के पास वो पर डे जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 10 to 15 मतलब 500 रुपये के हिसाब से भी अगर मैं लगा कर देखूँ तो 7,500 रुपये पर डे। तो 7,500 रुपये को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 7 21, 2 लाख रुपये के आसपास की इनकम होगी। तो सिंपल सी बात ये है कि देर आर सेवरल अदर थिंग्स जहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, और भी बहुत सारी जॉब हैं आपकी पीसीबी बैकग्राउंड में जो आपको देखनी है। कॉमर्स सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीएस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स, आप मनमोहन सिंह साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, बजट एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट या जो भी आपकी स्ट्रेटेजिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो सब इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती हैं। जो भी बातें आज के टाइम में लॉकडाउन में हो रही होती हैं कि हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, क्या सप्लाई क्या डिमांड, इन सब चीज़ों की बातें आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती हैं। और बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो एक्चुअरियल साइंस जो होती है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट, पेंशन, रिटायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है जो आपको मैंने पीसी एम बैकग्राउंड में भी दिखाया था। कॉमर्स में आपको अकाउंटिंग होती है, ऑडिटिंग होती है, फिनेंस होता है, टैक्सेशन होता है, इन सब जगहों पर आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। सीएस मैंने आपको बताया ही थे। फिनेंस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉडर फील्ड है। बैंक पीओ में साइंस वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है, कॉमर्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल कंट्रोल अगर करना है, कहीं पर कॉस्ट कंट्रोलर होते हैं, जैसे कि कहाँ पर खर्चा करना है, कहाँ पर बचाना है, कहाँ पर क्या करना है, वो सब कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बताती है। स्टॉक ब्रोकिंग, शेयर मार्केट आप सभी लोग जानते ही हैं, तो शेयर मार्केट में जो भी कंपनीज होती हैं वो कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सब चीज़ों के बारे में जो डिस्कशन आपको देखने को मिलता है वो स्टॉक ब्रोकिंग में आपको देखने को मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पता ही है कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। स्टैटिस्टिक्स होती हैं, हर एक कंपनी की अपनी खुद की एक स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। जैसे भी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है तो रोज़ के रोज़ एक वर्ल्डोमीटर नाम की एक साइट है बेटा, जिसको मैं रोज़ देखता हूँ। तो वर्ल्डोमीटर, कोरोना वायरस वर्ल्डोमीटर, तो इन दैट वर्ल्डोमीटर they basically gives such kind of statistics के किस कंट्री में कितना लोग जिंदा हैं, कितने लोगों को कोरोना वायरस है, कितने लोग जिंदा हैं अभी, कितने मर गए हैं, सारा का सारा डेटा, ग्राफ सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दीज आर दी करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू योर कॉमर्स स्ट्रीम। आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो एनिमेटर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइन, जर्नलिज्म, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, आईएएस अफसर, लॉयर, प्रोफेसर, language translator. This language translator is a very good job. I've seen one of the person, he is having a very good knowledge of Spanish language.
वो स्पेनिश आती है तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया जो है वो स्पेनिश वालों से जब बात करते हैं या स्पेनिश वाले इंडिया वालों से जब बात करते हैं तो दे नीड अ ट्रांसलेटर। उस ट्रांसलेटर की जॉब के 80,000 रुपीज़ उस बंदे को मिलते हैं। हाउ मच? 80,000। तो वी एवरी टाइम वी नीड अ ट्रांसलेटर। मतलब अगर किसी को जर्मन बहुत अच्छी आती है तो वो एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर की जॉब पर वो काम कर सकता है। आप अपने पार्लियामेंट में देखें तो अगर कोई भी बंदा स्पीच देता है, स्पीच को अगर उसको तमिल में सुनना है या तेलुगु में सुनना है तो वी कैन लिसन। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब चाइना के प्रेसिडेंट से मिलते हैं या प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो उस टाइम पर भी उनकी बातों को ट्रांसलेट करने के लिए वी नीड अ ट्रांसलेटर जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज आती हो और हिंदी आती है, दोनों आती हैं, तभी तो हमारे प्रधानमंत्री उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ट्रांसलेटर बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पर 80,000, 90,000, 1 लाख तक आपको सैलरी मिलती है। इकोनॉमिस्ट यहाँ पर भी होते हैं आर्ट्स में, फैशन टेक्नोलॉजी, कार्टूनिस्ट, राइटर्स, मूवी राइटर्स भी हो सकते हैं, कॉमिक राइटर भी हो सकते हैं, नॉवल राइटर भी हो सकते हैं। I've seen several writers जो आप लोग भी पढ़ते होंगे बेटा, चेतन भगत वगैरह को, they have become a very popular through their writings। तो ये सारे के सारे आपके फील्ड्स हैं जो आपको आपके लाइफ में आपको बहुत हाइट पर पहुंचा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉन्साइज रहकर काम नहीं करना है आपको। जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं ऐसे, कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सक्सेस रेट बहुत कम है। सिंपल सी बात ये समझिए कि जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ट्राई कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ तो आईआईटी के लिए जो ट्राई करते हैं वो वही स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर स्कूल से अगर एक टॉपर हम देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बहुत सारे लोग हैं। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से भी बहुत सारे लोगों को रह जाना है, उनका सिलेक्शन नहीं होना है। तो हम ऐसी जगह पर क्यों जाएं जहां पर मेरा सिलेक्शन रेट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन रेट 0% है, आपका सिलेक्शन रेट सपोज 5% भी है, तो ऐसी जगह क्यों जाना जहाँ पर मेरा सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। वी हैव टू गो थ्रू दैट फील्ड जहाँ पर मेरा सिलेक्शन रेट क्या हो, ज़्यादा हो, और मैं आगे अपनी लाइफ में क्या कर पाऊँ, एक्सेल कर पाऊँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को बेटा ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना करियर और अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। थैंक यू सो मच।